नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग बीओ मेंस के आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में आज हम लोग 8वां पार्ट देखेंगे। 8वें पार्ट में 3 प्रश्नों को देखेंगे। 3 प्रश्न कौन कौन से? 125 शब्दों में और 50 शब्दों में और 25 शब्दों में। तो इन प्रश्नों को दोस्तों आप लोग डेली लिखते रहिएगा। डेली चीज़ों को जब करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी और अंततः आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको लिखना ही है जाकर। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी चीज़ें आपकी होंगी। तो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हुए आप लोगों को जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो बहुत ही बेहतर तरीके से करनी है। ठीक है, इसके साथ में जैसे कुछ चीज़ें हैं कि दोस्तों कुछ बैकग्राउंड से आवाज़ें भी आती हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, नॉइज़ होती है। और ये समस्या जो है दोस्तों इसी मंथ के एंड से नवंबर महीने से आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और कोई भी आवाज़ नहीं आएगी इस तरीके से। ठीक है, कुछ दिनों की बात है, किसी तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। अब आज की डेट में दोस्तों हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 22 है। 125 शब्दों में प्रश्न को लिखना है। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में जो एक कोटेशन होती है, इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़, जैसे एक कोई महान विचारक की लाइन है तो उसको आप लोग लिखिए। जो अच्छे शब्द होते हैं उनको आप अंडरलाइन करने का प्रयास करिए। तो इस तरीके से प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। और आज नहीं तो कल, देखिए कड़वी चीज़ें हैं और किसी का भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों का भी मन नहीं करता होगा यार ये क्या चीज़ है, लिखना नहीं है, नहीं लिखने में समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से कैसे क्या करें। देखिए जब तक आप नदी में कूदेंगे नहीं, तैरेंगे नहीं। तैरना आपको कैसे है ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन अगर आप नदी के बाहर ही खड़े होकर केवल यही कहेंगे कि हाँ मुझे तैरना, कैसे तैरेंगे कैसे तैरेंगे, जब आपकी कलम उठाकर लिखना स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो कहने का मतलब यह है आप अपना एक कदम नदी में रखना पड़ेगा, तब आप चीज़ों को देखेंगे, जो आपने ज्ञान अर्जित किया है उसको अच्छे से अप्लाई कर सकेंगे। तो आपको नदी में तैरना तो पड़ेगा ही। आज नहीं तैरेंगे, अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो देखिए जो सेंसिबल लोग हैं, जो लोग वाकई में सिलेक्शन चाहते हैं, आपको आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे। 6 दिसंबर को एग्जाम है, आपका समय नहीं है। इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रख के आपको आंसर राइटिंग आज से ही स्टार्ट करनी होगी। और आप कहीं पर भी, किसी भी कोचिंग, किसी भी यूट्यूब चैनल, कोई भी ग्रुप हो, बिना आंसर राइटिंग के कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक आपका बेहतर नहीं होने वाला। तो इन चीज़ों को मैं डेली इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लिखिए। एग्जाम आपको देना है, एग्जाम में आप बैठेंगे जाकर, वहां पर आपकी मन स्थिति कैसी होगी इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा होगा। और आपको लिखना ही नहीं है, आपको 12 लोगों से बेहतर लिखना है, अच्छा लिखना है। आप सोच के देखिए कि बीओ मेंस में अगर 13 गुना लिए गए हैं व्यक्ति, तो एक सीट पर 13 लोग हैं, आपको 12 लोगों को पीछे करना है। इस चीज को आप समझिए और डेली आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न को देख लेते हैं। संविधान क्या होता है और इसके मुख्य स्रोतों को बताइए। तो यह प्रश्न है और इसीलिए जो आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस होते हैं, देखिए मटेरियल, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन सारी चीज़ों का मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप पर दिया जा रहा है। लेकिन बात तो तब है कि जब आप टेस्ट सीरीज और ड्राफ्टिंग से क्वेश्चंस आए। इसीलिए मैं छांट कर जो भी अच्छे प्रश्न हैं हर एक सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक से आप लोगों को लेकर आता हूं। बस आप लोगों का क्या काम है? आप लोगों का बस एक ही काम है, लिखना। केवल लिखिए। ठीक है, जितना अच्छा लिखने की कोशिश करिए उतना अच्छा लिखिए, और जितनी बार लिखेंगे उतना ही चीजें बेहतर होंगी। तो प्रश्न पर चलते हैं। संविधान क्या होता है, इसके मुख्य स्रोतों को बताइए। सबसे पहली बात ये कॉन्स्टिट्यूशन को जान लीजिए। ये देखिए राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी सांचा ढांचा होता है, एक विधिक दस्तावेज होता है।
विधिक दस्तावेज का मतलब क्या है कि उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें यही है कि राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से संचालित होगी, कार्यपालिका कैसे काम करेगी, राष्ट्रपति क्या, उनके अधिकार क्षेत्र क्या हैं, लोक सेवा आयोग के कार्य क्या हैं, जो राज्य विधायिका है, राज्य का कार्यपालिका है, उसके क्या कार्य हैं, सभी के, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों का शासन किस तरीके से होगा, इसकी लिखित रूप में जो बातें कही गई हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई हैं। देश का शासन व्यवस्था, शासन का संचालन जो है वो कैसे होगा, कौन कौन से कानून, किस कानूनों के तहत अगर कोई जुर्म करता है, कोई क्राइम करता है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें प्रावधान में हैं, उन सारी चीजों के बारे में हमारा संविधान बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक विधिक दस्तावेज है, एक कानूनी दस्तावेज है, सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। यहां पर सीएम क्या करेगा, पीएम क्या करेगा, और जो जुडिशरी है वो किस तरीके से कार्य करेगी, सीवीसी किस तरीके से कार्य करेगी, जो न्यायपालिका है वो किस तरीके से कार्य करेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो किस तरीके से कार्य करेगा। तो इन सारी बातों के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है। राज्य का निर्माण, जैसे एक राज्य के निर्माण किस तरीके से होता है और शासन के सिद्धांत किस तरीके से, उन सारी चीज़ों के बारे में ब्यौरा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, आपके संविधान में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को, जैसे देखिए, चीज़ों को विजुलाइज करना जब सीखेंगे तो आपको रटनी नहीं पड़ेंगी चीज़ें, आपको चीज़ें ऐसे ही याद रहेंगी कि भाई आखिर संविधान है, एक पुस्तक है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं, कानून हैं, अधिकार हैं कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से कार्य करेगा, कहाँ के अधिकार हैं, किसके अधिकार हैं, जो राज्य है और जो सेंटर है, उन्हीं के व्यक्तियों की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके अधिकार क्षेत्र क्या हैं, वो कार्य कैसे करेंगे, शासन व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से चलाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बातें जो हैं वो आपके संविधान में कही गई हैं। इसमें लोगों के अधिकार भी दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स भी हैं, डीपीएसपी भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, सारी चीज़ें इसी संविधान में दी गई हैं। ठीक है, अब इस संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य स्रोतों की बात कर लेते हैं कि भाई इसका स्रोत जो हमारा संविधान बना था तो ये किन किन चीज़ों से, किन किन बुकों से मिलाकर बना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि भारत शासन अधिनियम 1935 का, जो 1935 का एक्ट है, लगभग कुछ चेंजेस करने के बाद पूरा का पूरा जो 1935 का एक्ट है वो शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। तो ये एक बेसिक आधार प्रदान किया था 1935 के अधिनियम में। जैसे इसमें क्या है, न्यायपालिका है, राज्यपाल है, लोक सेवा आयोग है, और ये मुख्य स्रोत ही माना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 1935 का एक्ट, जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है। अब इसके बाद में क्या है, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है कि जैसे स्रोतों की जहाँ तक हम लोग बात ही कर रहे हैं, तो दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर पार्ट जो लिया गया है वो है अमेरिका के संविधान से। जैसे यहाँ से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, जो जुडिशियल रिव्यू है वो लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, राष्ट्रपति का पद जो है वो आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये ओवरऑल में संविधान के मुख्य स्रोत हैं अमेरिका के। ठीक है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली ली गई, मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता, संसद की प्रक्रिया, विशेषाधिकार, परमाधिकार रिट, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटेन से ली गई हैं। कनाडा से क्या क्या लिया गया है, कनाडा से प्रसंघीय प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारी की सारी, देखिए एक टॉपिक ही संसदीय शासन प्रणाली पर ही अगर बोलना स्टार्ट करेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपको बेसिक चीज़ जो पूछी जा रही है आपको उसी के बारे में जवाब देना है, आपको प्रश्न से इधर उधर नहीं भटकना है। ठीक है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, प्रसंघीय प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति। आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व जिनको कहा जाता है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों का नामांकन। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, आयरलैंड से ली गई हैं। इन चीज़ों को आप अच्छे से चीज़ों को बताते रहिए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची ली गई है। जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है, आपात उपबंध लिए गए हैं। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन के उपबंध यानी प्रावधान। ठीक है, जापान से दक्षिण अफ्रीका से, जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से ली गई, जापान से। पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। तो इस तरीके से 125 शब्दों में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से, जैसे जो देखिए जो आपके
स्रोत हैं उनको आप पॉइंट्स में भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से चीज़ों को आप लिखिए, ठीक है, 125 शब्दों में। और इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को जो टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप चल रहा है बीओ मेंस का, तो उस ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छे से चीज़ों को करते रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 23 है, 50 शब्दों में लिखना है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्या पर प्रकाश डालना है। जीएस, ये भी आपका फर्स्ट पेपर का ही जीएस का ही क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्या, देखिए 50 शब्दों में 25 शब्दों में आप बेहतर कितना कर सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप प्रश्न को लिखिए। 50 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्या पर प्रकाश डालना है आपको। तो मृदा अपरदन होता क्या है थोड़ा सा ये बता दीजिए, उसके बाद आप समस्याएं कहाँ कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी मृदा अपरदन की प्रणालियाँ चल रही हैं, या मृदा अपरदन के जो तरीके हैं, कौन कौन से कारणों से मृदा अपरदन हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताना है आपको। मृदा अपरदन देखिए क्या होता है कि जैसे जो वायु और जल के द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो स्थानांतरण होता है, इसको मृदा अपरदन बोला जाता है। अपरदन का मतलब यह है एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टी का जाना। जाएगा तो भाई किसी न किसी माध्यम से, एक जगह से मिट्टी अगर दूसरी जगह जा रही है तो या तो वो हवा से जाएगी, वायु से, और या तो जल के माध्यम से, ठीक है। अब जैसे देखिए अपरदन की समस्या जो है, पश्चिमी क्षेत्रों में वायु अपरदन होता है, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में क्या होता है, जलीय अपरदन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो है, पश्चिमी एरिया जो है, वो वायु अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र जो है, जलीय अपरदन से प्रभावित है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, चंबल नदी जो है, यहाँ पर अवनालिका अपरदन बहुत ज़्यादा है। मुख्यतः इटावा जिले में यह अवनालिका अपरदन, जो नालिका जैसे बड़ी बड़ी नालियाँ नहीं बन जाती हैं, तो उस तरीके से, तो अवनालिका अपरदन से सबसे सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, इटावा है। प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में अवनालिका अपरदन बहुत ज़्यादा है। पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन है, ठीक है, पूरी की पूरी परत ही साफ होती है, तो ये सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित है। दक्षिणी क्षेत्र में रेल अपरदन है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको 50 शब्दों में ही केवल बताना है, तो ईजिली आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। मुश्किल से 50 शब्दों में क्या होगा कि मुश्किल से 8 से 10 लाइन आपको लिखनी होती हैं। अगर आपके पास 7-8 पॉइंट हैं तो उन पॉइंट के आधार पर आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। 50 शब्दों वाले प्रश्न में आप एक कोटेशन भी डाल दीजिए तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है। चलिए आज का तीसरा प्रश्न है बीओ मेंस के लिए, प्रश्न संख्या 24 है और 25 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। जैसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है नीति आयोग, तो नीति आयोग के बारे में आप लोगों को बताना है। नीति आयोग जैसे देखिए इसका जो परिवर्तन था, ठीक है, चेंजेस जो किए गए थे, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया था। और ये होता क्या है, ये सरकार का मुख्य थिंक टैंक होता है। मतलब ये चीज़ों को मतलब विश्लेषण करता है, चीज़ों को, योजनाओं को नीति निर्माण करने में सहायक होता है, और सरकार के बिहाफ पे सरकार की सारी चीज़ों को, कार्यों को करता है कि जैसे जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, अन्य कोई समाज से संबंधित कोई अच्छी चीज़ है, उसके लिए नीति निर्माण करना है। सरकार इन चीज़ों को, जो नीति आयोग है उसको बताती है कि भाई इन चीज़ों पर, इन मुद्दों पर आप नीति का निर्माण करिए, कोई अच्छी पहल करिए। तो उन सारी चीज़ों पर जो थिंक टैंक है, मतलब सोचने वाला कि किस तरीके से नियम, किस तरीके से योजनाएं फॉर्म की जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे ये गैर संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। जैसे जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उनको भी बनाने में इसका सबसे बड़ा योगदान रहता है नीति आयोग, और नीति निर्माण में भी इसका योगदान रहता है। जैसे 3 ईयर्स प्लान जो होते हैं, 5 ईयर प्लान होते हैं, और 7 वर्षीय प्लान जो होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर जो सोचने और कार्य करने और नीति निर्माण में जो नीति आयोग है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार को नीति निर्माण में यह सहयोग करने में योगदान करता है। तो हर तरीके से यह नीति निर्धारक तत्वों को, चीज़ों को बताता है, ठीक है। तो इस तरीके से मुख्यतः 25 शब्दों में आप लोगों को लिखना था, तो 25 शब्दों में आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ दोस्तों बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। बीओ मेंस का पेड ग्रुप चल रहा है, तो जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें आपको पीडीएफ, नोट्स और सारी चीज़ें, लेक्चर, आपको फुल लेक्चर दिए जा रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो सभी चीज़ों के आप लोग देख सकते हैं। जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178, तो इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है।
चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।